आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के चक्रव्यूह में फंसती बीजेपी की, संसद के मानसून सत्र के ऐलान की। जानेंगे जाति जनगणना पर कैसे विपक्ष के दावे हो रहे हैं सच, सीजीआई के ऐलान से कैसे फंसी मोदी सरकार, देखेंगे पूर्व आरबीआई चीफ ने क्यों सरकार के दावों पर उठाए सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गया में डॉक्टर की पिटाई पर भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा तालिबान से भी बदतर स्थिति है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, कहा वक्फ उम्मीद पोर्टल की स्थापना गैरकानूनी और ये न्यायालय की अवमानना के समान। पंकजा मुंडे ने अपनी ही सरकार के निगम के कामकाज पर जताई नाराजगी, कहा निगम को और दक्षता से काम करना चाहिए, सीएम से शिकायत की कही बात। शेयर बाजार में तेजी, 260 अंकों की बढ़त के साथ 80,998 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 77 अंकों की बढ़त के साथ 24,620 पर बंद हुआ निफ्टी। लास्ट वार्निंग। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। भोपाल में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि नाम नरेंद्र और काम सरेंडर, जिसके बाद बीजेपी बौखला गई है। पार्टी के नेता राहुल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में वो खुद ही मुश्किल में फंस गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल ने ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला किया था। राहुल ने कहा था, उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला, हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें किसी ने ये शब्द नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार ही किया है। और राहुल गांधी जब ये बोल रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? त्रिवेदी ने राहुल पर भारत की सेना का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया, जिसका जवाब कांग्रेस ने तुरंत दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पिछले 11 सालों में भक्त एक इमेज गढ़ते रहे, लेकिन जब असली तस्वीर सामने आई तो वो नरेंद्र का सरेंडर निकली। बहादुरी का कोई बूस्टर शॉट नहीं होता। खेड़ा ने कहा कि ये देश नरेंद्र नहीं है, सेना तो बिल्कुल नहीं है। ये सरकार देश और आर्मी के पीछे छुपती रही है, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देश का अपमान पिछले 22 दिनों में इन लोगों ने किया है। देश का अपमान तब हुआ जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, जब किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। इस शख्स की सच्चाई बस इतनी है, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है। विपक्ष सवाल कर रहा है, पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है। संसद सत्र जल्दी बुलाने की डिमांड की जा रही थी और अब विपक्ष की मांग पर संसद सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इस पर भी अब विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। तो कब से शुरू हो रहा है संसद सत्र, देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के दबाव में मोदी सरकार ने संसद सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये सत्र इस महीने नहीं बल्कि जुलाई से शुरू होगा। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है और उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। संसद सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में चर्चा कराने की तैयारी में भी सरकार दिखाई दे रही है। वैसे इस बात का एहसास सरकार को भी है कि जब संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो इन मुद्दों पर चर्चा के लिए विपक्ष अड़ेगा। विपक्ष की तरफ से तो लगातार विशेष सत्र बुलाने की भी मांग हो रही है, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष की इस मांग को नहीं माना। लेकिन जब 16 राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई तो उसके एक दिन बाद मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, इससे डरकर सरकार ने 47 दिन पहले ही संसद के विशेष सत्र को बुलाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संसद सत्र होगा।
माना जा रहा है कि इस सत्र में मोदी सरकार दबाव में दिखाई देगी, क्योंकि विपक्षी दल पहलगाम हमले पर चर्चा कराने के लिए पहले से ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम इंडिया अलायंस के नेता 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के अपने सामूहिक और तत्काल अनुरोध को दोहराते हैं। इस सत्र में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। संसद सत्र पर सियासत तेज हो गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 47 दिन पहले मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। तो सवाल जाति जनगणना को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार जाति जनगणना कराने को तैयार हो गई है, लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जनगणना और जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना का काम 10 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इस जनगणना में जातियों की गणना को भी शामिल किया गया है, जिसे लेकर लंबे वक्त से बहस चल रही थी। विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है। विपक्ष का तर्क था कि जातीय आंकड़े सामाजिक आर्थिक नीतियों को अधिक समावेशी बनाने में मदद करेंगे। सरकार के इस फैसले को विपक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लगातार राहुल गांधी की मांग और विपक्ष के दबाव का नतीजा है। जनगणना का ये कदम देश की बदलती सामाजिक आर्थिक तस्वीर को समझने में अहम साबित होगा। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना का काम धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जनगणना के आंकड़े 2028 के आखिर तक ही सार्वजनिक हो पाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नए सिरे से सीटों का सीमांकन कराने का काम मुश्किल हो जाएगा। यानी चुनाव पुराने सीमांकन के आधार पर ही होंगे और मोदी सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि जनगणना के आंकड़े आने के बाद चुनाव आयोग नए सिरे से सीटों का सीमांकन करेगा, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और नए सीमांकन के बाद ही महिला आरक्षण कानून भी लागू होगा। ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण कानून 2034 के चुनाव में ही लागू हो पाएगा। जाति जनगणना का दूसरा चरण 2027 में शुरू होगा, तो फिर ये तय है कि 2029 में जब आम चुनाव होंगे तो महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार पर सवाल सीजेआई ने भी उठा दिए हैं। सीजेआई ने जजों के रिटायरमेंट के बाद दिए जा रहे संवैधानिक पदों पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा सीजेआई गवई ने, देखिए रिपोर्ट। सीजेआई गवई ने एक बार फिर मोदी सरकार को झटका दे दिया। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद जज को सरकारी पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब सीजेआई के इस बयान को लेकर जानकारों का कहना है कि उन्होंने सरकार को संदेश पहुंचा दिया है कि वो किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आने वाले। वक्फ कानून पर फैसला सुनाने से पहले सीजेआई का ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि क्या उन्हें कोई प्रलोभन दिया जा रहा है, जिसका जवाब सीजेआई ने दे दिया है। यानी सीजेआई के बयान से कई चर्चाएं चल पड़ी हैं। दरअसल सीजेआई गवई यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की चीजें न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए ही फैसले दिए थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीजेआई गवई और उनके कई साथियों ने ये फैसला किया है कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। ऐसा करने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के तरीके ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। जज बाहरी दबाव से मुक्त होने चाहिए, तभी वो स्वतंत्र होकर फैसले कर पाएंगे। इसके साथ उन्होंने कोर्ट के फैसलों को लेकर भी अपना रुख साफ किया। सीजेआई ने कहा कि अदालती फैसलों में सही कारण बताना जरूरी है। अगर फैसलों में सही कारण नहीं बताए जाते तो लोगों को समझने में मुश्किल होती है। यानी सीजेआई ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेने से इनकार कर दिया। अब इस बयान को सरकार के लिए सीजेआई की तरफ से कड़ा संदेश माना जा रहा है। सीजेआई ने साफ कर दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी साफ कर दिया है कि मोदी सरकार 2047 तक विकसित भारत का जो दावा कर रही है वो पूरा होता नहीं दिख रहा है।
तो क्या कहा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार 2047 में विकसित भारत के दावे कर रही है। मोदी सरकार के इन दावों पर देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि मैं ये बहुत समय से कहता आ रहा हूँ कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो हमें 8, 8.5 और 9% की वृद्धि की जरूरत है, क्योंकि हम अभी भी अपेक्षाकृत गरीब देश हैं। रघुराम राजन ने ये बयान उस समय दिया है जब भारत ने जीडीपी आंकड़े पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 7.4% और पूरे वर्ष में 6.5% की वृद्धि हुई है। हालांकि राजन के बयान से साफ है कि ये दर सरकार के टारगेट से बहुत कम है, लेकिन मोदी सरकार इसे भी उपलब्धि मान रही है। दावा कर रही है कि चुनावों की वजह से सरकारी खर्च में देरी हुई और सांख्यिकीय आंकड़ों में अस्थायी उतार चढ़ाव देखा गया। इसे लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने चेतावनी दी कि अब संतुष्ट होकर बैठने का समय नहीं है, ये आराम करने का वक्त नहीं है। ये भारत के लिए एक अच्छा समय हो सकता है, हमें इसका लाभ उठाना होगा। उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए निवेश को बढ़ावा देना, खपत का दायरा बढ़ाना और देशी विदेशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा दिलाना जरूरी है। रघुराम राजन ने वैश्विक अनिश्चितताओं को भारत की वृद्धि की गति में रुकावट लाने वाली एक बड़ी वजह बताया। उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और टैरिफ को लेकर बढ़ती अनिश्चितता को लेकर चिंता जताई। उनका मानना है कि इससे व्यापारिक माहौल अस्थिर हो सकता है और निवेशकों को फैसला लेने में संकोच हो सकता है। राजन का मानना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस विकास के साथ जो सभी वर्गों को ऊपर उठाता है। रघुराम राजन ने साफ कर दिया है कि अभी जो विकास दर चल रही है उससे विकसित भारत का सपना दूर की कौड़ी है। तो नीतीश कुमार भी बिहार में बीजेपी के लिए सीएम पद हासिल करने का सपना दूर की कौड़ी बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने बड़ा प्लान बनाने की तैयारी कर ली है और इसका खुलासा 20 जून को हो सकता है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीएम फेस को लेकर खींचतान बनी हुई है। जेडीयू चाहता है कि बीजेपी सीएम फेस की घोषणा कर दे, जबकि बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल पर चलना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच अचानक से बिहार में चिराग पासवान की एंट्री ने माहौल को गरमा दिया है। चर्चा चल रही है क्योंकि महागठबंधन में ज्यादातर चेहरे युवा हैं, इसलिए चिराग के तौर पर महायुति भी युवा चेहरा लेकर आ रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बीजेपी की इस रणनीति को भांप लिया है और इसकी गांठ भी ढूंढ ली है। दावा किया जा रहा है कि 20 जून तक नीतीश कुमार बीजेपी आलाकमान को करारा झटका दे सकते हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर 20 जून ही क्यों, ऐसा क्या खास है इस तारीख में? तो आपको बता दें कि 20 तारीख को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्मदिन है और उस दिन नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने जा रही हैं। जानकारों का दावा है कि नीतीश बीजेपी के सामने अपने बेटे को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने का ऑफर रख सकते हैं, क्योंकि जेडीयू कार्यकर्ताओं का दावा है कि निशांत युवा चेहरे की जो मांग छिड़ गई है बिहार में, उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। यही नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ता तो लंबे समय से पार्टी में निशांत की एंट्री की मांग नीतीश कुमार से कर रहे हैं। बाकायदा उनके पोस्टर्स लगाए थे जेडीयू कार्यालय पर। ऐसे में जब नीतीश कुमार के बीमार रहने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है, महागठबंधन समेत कई विरोधी ये बताने लगे हैं कि नीतीश अब सीएम पद के अनुकूल नहीं रह गए हैं। ऐसे में नीतीश ने अपनी पार्टी और सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अपने बेटे को आगे लाने का मन बना लिया है और अब जल्द ही नीतीश बीजेपी आलाकमान के सामने ये प्रस्ताव रख सकते हैं। देखना होगा बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि अगर बीजेपी ने नीतीश के प्रस्ताव को नहीं माना तो नीतीश बीजेपी को झटका भी दे सकते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, तो ये खबर ने पूरे देश की परेशानी को बढ़ा रखा है। मीडिया में एक खबर चल रही है कि सरकार 500 का नोट बंद कर सकती है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसकी मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते से 500 रुपए का नोट खबरों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह दावा किया गया कि 500 रुपए का नोट जल्द बंद हो सकता है। इसका आधार ये बताया गया कि आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाई जाए। इस निर्देश के बाद कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि आरबीआई धीरे धीरे 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर सकता है, जिसके तहत इन नोटों को बैंकों में जमा कराया जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान ने भी चर्चा को हवा दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 500 रुपए और उससे बड़े नोटों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े नोट भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने अपने ट्वीट में साफ किया कि 500 रुपए के नोट को बंद करने का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है और ये नोट चलन में बना रहेगा। पीआईबी ने तमाम खबरों को फर्जी बताया और कहा कि आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
दरअसल आरबीआई ने केवल बैंकों को एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने का निर्देश दिया था, जिसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से समझा। फिलहाल 500 रुपए का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा और इसे लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। विश्व गुरु का खात्मा लगता है अपने चरम पर है। इसका सबूत पाकिस्तान का यूएन की कमेटी में भारत को पछाड़कर उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को वहां पर 38 वोट मिले थे, जबकि भारत को सिर्फ 18 ही वोट मिले थे। जिनके अंदर, जिस कमेटी के अंदर पाकिस्तान उपाध्यक्ष बना है, उसमें उसके साथ में भारत के बड़े अजीज मित्र फ्रांस और रूस भी शामिल हैं। ये वही रूस हैं जिनसे भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते हैं और फ्रांस से भी। तो क्या ये रिश्ते सिर्फ हथियार खरीदने के लिए हैं? कुल मिलाकर ध्वस्त हो चुका भारत का जो विदेश नीति का तामझाम है, उसको समेटना अब बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।